हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमोटॉनिक्स, केमिस्ट्री का टॉनिक। माई सेल्फ विकास पोरवाल। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए बच्चों आज चालू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी खूब सारे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, नीट में और आईआईटी जेईई में। तो आइए चालू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए भाई देखो ना, तो आज हम लोगों को एनसीईआरटी 11th का पहला टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं आज, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1। ये बेटा एनसीईआरटी 11th का चैप्टर है। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब यहां पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटम भी क्या किसी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। मैटर मींस हैविंग मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट के लेक्चर 1 में बता रखा है। डाल्टन साहब के अनुसार एटम जो होता है ये इंडिविजुअल होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और एटम शब्द बच्चों आया है अल्फा टोमियो से, जिसका बच्चों मतलब ही होता है इंडिविजुअल। लेकिन अल्फा टोमियो एक ग्रीक वर्ड है जिससे एटम आया है, और ग्रीक में इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। मॉडर्न साइंटिस्ट ने बच्चों जब एटम को ध्यान से देखा तो मॉडर्न डिस्कवरी ने हमको ये बताया कि जो एटम होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक बच्चों इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और दूसरा बच्चों होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम 2 चीजों से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियस से और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। ये जो बच्चों न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहने के कारण इन दोनों पार्टिकल को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो अगर कभी आपके एग्जाम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे जाएं तो न्यूट्रॉनों का नंबर और प्रोटॉनों का नंबर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। राइट बच्चों। दूसरा बच्चों पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। मैं लिखवाना चाहूंगा हियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का पार्ट है जिसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive charge nucleus and
निगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखेंगे होता क्या है, ये बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ बच्चों ऐसे हम लोग गोल गोल बना देते हैं। इन गोल गोल स्ट्रक्चर्स को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सेल या ऑर्बिट का नाम देते हैं, और इन ऑर्बिट में ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन। तो अपोजिट चार्जों के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये जो गोल गोल आपने बच्चों बनाया है इन्हें हम लोग कहते हैं सेल या ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा भाई, अब हमारे छात्रों के मन में एक सवाल ये उठ रहा है, सर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रुका हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ में आती है, लेकिन सर एक बात बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक जगह पर बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो इनके बीच में भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा। हाँ, इनके बीच में भी फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता क्योंकि एक चार्ज्ड पार्टिकल है और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है। तो सर इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? हाँ, यही तो समझना है। एक कहानी सुनाता हूं, सुनना। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में दो कुत्ते हैं, वो घूम रहे हैं। अब इस एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, घूम फिर रहे आवारा कुत्ते हैं। तुम गए, तुमने जाके हड्डी का टुकड़ा ऐसे बीच में डाल दिया। अब हड्डी के टुकड़े को देखकर एक कुत्ता यहां से झपटा, दूसरा कुत्ता यहां से झपटा, ये इधर घसीट रहा, ये इधर घसीट रहा, और इस हड्डी के टुकड़े के द्वारा दोनों कुत्ते आपस में जुड़ गए, आपस में बंध गए। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के ये दो कुत्ते हैं बच्चों, और इनके बीच में हड्डी का काम करता है एक पार्टिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइमेज़ोन। बोलो क्या कहते हैं? पाइमेज़ोन। इस पाइमेज़ोन के द्वारा न्यूट्रॉन बहुत तेजी से प्रोटॉन में और प्रोटॉन बहुत तेजी से न्यूट्रॉन में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इसी इंटर कन्वर्जन के कारण ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, और यही फोर्स बच्चों कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में जुड़े रहने का रीजन है ये हड्डी, और इस हड्डी का नाम है पाइमेज़ोन। इस पार्टिकल के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, और इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसी फोर्स को बच्चों कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आप यहां पे लिखिएगा, जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस न्यूक्लियर फोर्स यू नो 10 की पावर 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की तुलना में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स 10 की पावर 21 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। बच्चों यही तो कारण है कि एटम के अंदर से
इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत पहले की बात है, सीपीएमटी एग्जाम हुआ करता था, उसमें पूछा गया था कि एटम के अंदर से किस पार्टिकल को निकालना सबसे आसान होता है। द आंसर इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक कमजोर फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत स्ट्रांग होता है। बेटा यही तो कारण है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका आदान प्रदान, इंटरचेंज किया जा सकता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होते। तो चलिए, ये जो पॉइंट मैंने अभी वर्बली बोला मैं इसको लिखवाना भी चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। सवाल वही है जो मैंने अभी बोला, विच सब एटॉमिक पार्टिकल can be easily removed from atom। बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये चूंकि एटम के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। राइट, ऑप्शन दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और चौथा दे दिया ऑल इक्वली। ऑल इक्वली। तो आप बताओ सबसे आराम से किसको निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये वीकली बॉन्डेड होता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। यहीं से निष्कर्ष निकल कर आता है, हेंस only electron participate in chemical reaction। आपने देखा होगा 11th में केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। राइट बच्चों, तो आई होप ये छोटा सा डिस्कशन आपको समझ में आया। एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू पाई मेसॉन। इनके चारों तरफ गोल गोल सेल या ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Because electron is negatively charged and nucleus is positively charged due to presence of proton। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉनों से नहीं बनते। राइट बेटा, चलो पहला डिस्कशन खत्म हुआ। बच्चों, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, अब मेरी बात सुनो तो अब तुम लोग अगर हर एटम को ऐसे ऐसे बनाओगे तो तुम्हारी पूरी कॉपी में बस गोल गोल दिखाई पड़ेगा और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से एटम को रिप्रेजेंट करना बहुत ही गड़बड़ लग रहा है।
मतलब ऑकवर्ड लग रहा है, खराब लग रहा है, पूरे पन्ने भरे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, हर एटम को डिनोट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया। जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है H, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन होता है He। हाँ, इसी को कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सुनो बच्चों, तो हमने हर एटम को रिप्रेजेंट किया बाय ए सिंबल, मान लीजिए X। ये सिंबल एक सिंगल लेटर भी हो सकता है और दो लेटर से मिलकर भी बन सकता है। ठीक, अच्छा बेटा, इस रिप्रेजेंटेशन में एक नंबर नीचे की तरफ लिखा होता है जिसे हम Z से लिखते हैं, और एक नंबर ऊपर की तरफ लिखा होता है जिसे हम A से लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे की तरफ जो नंबर लिखा होता है इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा होता है इसे मास नंबर या एटॉमिक मास भी कह देते हैं। आल्दो थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास नंबर और एटॉमिक मास में, बट आप उसे इग्नोर करिए, अभी फिलहाल ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये बच्चों रहा रिप्रेजेंटेशन। पैरों के पास नीचे की तरफ एक नंबर लिखा होता है जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ऊपर की तरफ सर के पास एक नंबर लिखा होता है जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं। ओके, जैसे आप बच्चों कुछ देख सकते हैं, इसी को देख लो, हा ही ली बे बक नो फने ना मग अल सी पस कल अर। कका बच्चों, ये मैंने कौन सी अभी ग्रीक भाषा में बोल दिया, हा ही लीबे बकनो फने, परेशान ना हो, पीरियोडिक टेबल में सब बताएंगे। ठीक है, अभी उस पर फोकस मत करो। ओके, अभी ये देखो, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोजन एटम का, एक लेटर से बना हुआ है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, हीलियम एटम का, दो लेटर से मिलकर बना है, H और E, दोनों ने मिलकर हीलियम को रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। इसी प्रकार से Li लिथियम, Be बेरिलियम, B इज द सिंबल ऑफ बोरॉन, एटॉमिक मास 10 भी होता है और एटॉमिक मास 11 भी होता है। आज ही के लेक्चर में बताऊंगा 10 और 11 में क्या अंतर है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास या मास नंबर 10 या 11 दोनों होते हैं। 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 19, 10, 20, राइट। नियॉन, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24, एल्युमिनियम 13, 27, सिलिकॉन 14, 28, फास्फोरस 15, 31, और इस प्रकार से क्लोरीन भी बच्चों बोरॉन के तरीके 35, 37 दोनों पॉसिबल है, 18, 40, 19, 39, 20, 40। देखो बच्चों, मैंने लिखवा जरूर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी याद करने बैठ जाए, नहीं, कभी नहीं। जब जब आपको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की जरूरत पड़े, आप यहां से चेक कर लेना। बच्चों, हमारी केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यही तो चलता है।
तो बेटा ये इतनी बार आता है बेटा कि ये सारी चीजें आपको रट जाती। आप इनको ऐसे करके रटने का प्रयास नहीं करोगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब आप पीरियोडिक टेबल आप हमसे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हम आपको समझाएंगे, ठीक। और बात नंबर 3, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ये बात हमेशा सही नहीं होती है। आप देख सकते हैं 12 दूनी 24, ठीक, 14 दूनी 28, ठीक, लेकिन क्या 15 दूनी 31? नहीं। क्या 17 दूनी 35 या 37? नहीं। इसलिए कुछ जगहों पे चल जाता है, कुछ जगहों पर नहीं चलता है। तो एटॉमिक मास हम लोग को याद करने पड़ते हैं। जैसे जैसे केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये सब याद हो जाएगा। ओके बच्चों, तो रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। इस एटम के अंदर नीचे लिखा नंबर छोटा नंबर एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा नंबर बड़ा नंबर एटॉमिक मास या मास नंबर। इस एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसको आसानी से निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो लूजली बॉन्ड होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्ड होता है। ठीक है, चल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बहुत सारे एलिमेंट है, इतने आप ध्यान रखिएगा लगभग, ठीक है। चलिए, कुछ भी याद नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये सब अपने आप याद हो जाएगा। और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंटेशन के बाद मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, डिस्कवरर। किस साइंटिस्ट ने किस पार्टिकल का डिस्कवरी किया? तो मैंने एक निमोनिक बना रखा है, याद करने का तरीका है, जरा देखिए। ईंट पर नाच, ये पुराना है, मुझे भी मेरे गुरुजी ने बताया था, मैंने इसको आगे बढ़ाया। ईंट पर नाच, मुआ पानी पर नाचता है। मुआ पानी पर नाचता है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए थे कालिया नाग को मारने के लिए, तो कालिया नाग के फन पर नाचते हुए बाहर आए थे। तो पुराने जमाने में गांवों में आज भी मुआ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए मुआ, क्या कर रहे हो? ऐसे लोग बोलते हैं। तो ईंट पर नाच, देखो तो मुआ पानी पर नाचता है। आओ जरा देखें इससे क्या सीखने को मिला। ये तो पुराने हैं। इलेक्ट्रॉन, टा टॉमसन, पा प्रोटॉन, सिंबल बना दे रहे हैं। रा रदरफोर्ड, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ना न्यूट्रॉन, चा चैडविक। अब जरा आगे देखिए, नई चीज जो है। एम मेजॉन, मेजॉन समझ गए ना, हड्डी का टुकड़ा, बोले तो पाई मेजॉन, मेजॉन। यू यूकावा, बेटा वो अलग बात है, यूकावा की स्पेलिंग वाई से स्टार्ट होती है। अब तुम्हारे बोर्ड में या नीट आईआईटी में ये नहीं आएगा यूकावा की स्पेलिंग बताओ, ठीक। हाँ, तो स्पेलिंग वाई से चालू होती है, बट यू से बन गया यूकावा, राइट। पा पॉजिट्रॉन, बेटा इसका सिंबल क्या होता है? आप बीटा बना दो और बीटा पे प्लस लगा दो, इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ए एंडरसन, एंडरसन, पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। एन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। पा पॉली
अगर बच्चों ऑप्शन में पॉली है तो आप पॉली टिक करेंगे, और अगर पॉलिक नहीं है तो फ्रेडरिक राइनस ये ट्रिक करेंगे। फ्रेडरिक राइनस ये ट्रिक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन बाय चैडविक, पाई मेजॉन बाय युकावा, पॉजिट्रॉन बाय एंडरसन एंड न्यूट्रिनो बाय पॉली, और अगर पॉली ऑप्शन में नहीं है तो फ्रेडरिक राइनस। राइट, ओके बच्चों आगे चलते हैं। न्यूट्रिनो के बारे में मैं यहीं पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। न्यूट्रिनो आर ऑलमोस्ट मासलेस, चार्जलेस। ओके बच्चों, चलिए भाई, रिप्रेजेंटेशन हो गया, डिस्कवरर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना चाहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट बच्चों में बताना चाहूंगा अबाउट चार्ज, मास एंड सिंबल। हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका चार्ज क्या है, उनका मास क्या है, और उनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आइए देखा जाए। पार्टिकल, एब्सोल्यूट चार्ज, मैं सब समझाऊंगा। रिलेटिव चार्ज, मास इन किलोग्राम एंड मास इन एएमयू। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। समझते हैं ना बेटा? बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलाम में नेगेटिव होता है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तुमने एटम को खोलकर देखा, तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गए। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन को खोल के देख लें, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। हम क्वार्क्स की बात नहीं करेंगे, तो उसको खोलना अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस चार्ज को यूनिट चार्ज मान लेते हैं। तो रिलेटिव चार्ज में हम लोग 1 कर देते हैं, यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, इसी को बोल देते हैं। माइनस साइन मैग्नीट्यूड में नहीं है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, बस। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसको हम लोगों ने 1 यूनिट चार्ज मान लिया, दैट्स इट। मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ओके, जब बच्चों एएमयू की बात करते हैं तो ये जो मास है बिल्कुल नेग्लेजिबल मास होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एएमयू में मास 0 माना जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना दीजिए ई, बना दिए। नीचे दिखाते हैं चार्ज, 1 यूनिट चार्ज माइनस में होता है ये, और ऊपर दिखाते हैं रिलेटिव मास एएमयू वाला जो 0 होता है। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, यूजुअली बच्चे लोग 2 चीजें समझते हैं, चार्ज इन कूलाम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आपको यह भी समझना चाहिए कि यह स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम लोग 1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं। मैंने बोला 10 यूनिट चार्ज, तो 10
यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया? अगर आप इसको कूलाम में बदलेंगे तो इस 10 को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलाम में आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं 1 यूनिट चार्ज। एएमयू में इस मास को इग्नोर कर दिया जाता है, ये बहुत ही छोटा मास है, तो एएमयू में इसका मास माना जाता है 0। अच्छा, दूसरा बच्चों क्या है? प्रोटॉन। देखना, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन की बराबरी होता है, बट विद अपोजिट साइन, दैट इज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वही रहता है। मैं उम्मीद करूंगा रिलेटिव चार्ज आप समझ गए होंगे क्या लिखना है, प्लस का 1 यूनिट। प्रोटॉन का बच्चों मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और इसी चीज को हम लोग एएमयू में मानते हैं 1 एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। मैंने बोला किसी का मास 20 एएमयू है, इसको ग्राम में बदलिए तो 1 एएमयू बराबर होता है इतने किलोग्राम, तो इतने एएमयू बराबर होगा इतने किलोग्राम। ये लो भाई किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अब आप ही लोग बताइए कैसे करोगे। प्रोटॉन का सिंबल P, चार्ज प्लस का 1 यूनिट, मास 1 एएमयू। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कूलाम में बदलोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब बेटा हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, आपको मालूम है न्यूट्रॉन शब्द ही आया है न्यूट्रल से, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज भी क्या हो गया? जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल होता है। हाँ, मास बच्चों, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग 1 एएमयू मान लेते हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इट इज 1.675। लेकिन आप लोग अगर बराबर भी बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। चलिए बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। न्यूट्रॉन का सिंबल N, चार्ज बच्चों बोलो 0 यूनिट चार्ज, और मास बोलो 1 एएमयू, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप इसको बना लेंगे, ठीक है। आप इस चीज को बना ले, एक टेबल टाइप की बन गई है। ओके, तो दिस इज अबाउट द चार्ज, अबाउट द मास, अबाउट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको याद ही होगा, ये भी चीजें आपको याद होंगी, ये भी याद होंगी। आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। इन्हीं दोनों को तो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 1 यूनिट का कूलाम में बदलोगे तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। एएमयू में मास मानते हैं 0, क्योंकि इसका मास वास्तव में बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो एएमयू में इलेक्ट्रॉन के मास को 0 मानते हैं, जबकि एएमयू में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को 1 माना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलो बेटा बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास बोलो किलोग्राम में, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। एएमयू में बेटा क्या मानोगे? 0। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? -1 E0।
प्रोटॉन का मास किलोग्राम में बोलो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एएमयू बेटा क्या बोलोगे 1 एएमयू रिप्रेजेंटेशन +1 P1। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर, इवन थोड़ा सा ज्यादा होता है बट आप बराबर मानिए 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एएमयू में बच्चों बोलो 1, चार्ज होता है 0, रिप्रेजेंटेशन 0n1। राइट बेटा। चलिए इस डिस्कशन के बाद अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके चलिए अगला बच्चों पॉइंट है हमारे सामने कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। सवाल है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइए देखते हैं बेटा। हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। देखिए समेशन का बच्चों मतलब होता है सबको जोड़ना। अगर आपके पास जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो सिंगल एटम से बनी हुई है तो उसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिएगा, प्लस माइनस चार्ज करना। और अगर वो बहुत सारे एटमों से मिलकर बना हुआ है तो सबके एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, समेशन का मतलब ऐड करेंगे और प्लस माइनस चार्ज करेंगे। जैसे सुनना, जैसे मान लो हम आपसे कहें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालो, तो बहुत सारे एटम है तो सबके एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे। यार एटॉमिक नंबर मतलब नीचे वाला छोटा वाला नंबर, ठीक है। अच्छा सुनना बच्चों, अगर उस स्पीसीज पर माइनस में चार्ज हो तो आप प्लस करेंगे, और अगर उस स्पीसीज पर प्लस में चार्ज हो तो उतना ही आप माइनस कर देंगे। ठीक, अभी एग्जांपल से और समझ में आएगा। दूसरा है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर सिंपल समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। चार्ज का कोई इफेक्ट प्रोटॉन्स के नंबर पर नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंजमेंट से, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का तो एक्सचेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए चार्ज का प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे पड़ता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स के नंबर पर नहीं पड़ता। राइट। और तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सुनो बच्चों, मास नंबर सबका जोड़ लेना, एटॉमिक नंबर सबका जोड़ लेना और इन दोनों को माइनस कर देना। तो ये तीन फार्मूले होते हैं बच्चों। ओके, इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज, प्रोटॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर ऊपर वाला नंबर माइनस एटॉमिक नंबर नीचे वाला नंबर। ठीक है, आइए चलिए अपने स्टूडेंट को इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। ओके, देखिए बेटा, कार्बोनेट। राइट, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ। चलो पीछे वाले पेज में अभी आपने सभी के एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखे थे, हम दोबारा लिख दे रहे हैं सवाल को कराने के लिए, आप मत लिखिएगा। ठीक, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 60। ठीक, आओ देखें। चलो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सभी के एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, -2 है तो +2 करेंगे। ठीक, चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ये समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर आ गया।
-2 है, आपने +2 कर दिया। आंसर बोलिए। 8 3 24, 24 और 6 30, 30 में 2 ऐड कर दीजिए 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 32। प्रोटॉन निकालना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोटॉन्स पर। आंसर इज 30। राइट। हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं बच्चों। पहले मास नंबर जोड़ेंगे, फिर एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। कार्बन का मास नंबर 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास नंबर 16 माइनस। अब एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 16 3 48, 48 और 12 60, 8 3 24, 24 और 6 30, 60 में से 30 गया। द आंसर इज 30। ओके, चलिए, ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आई होप आपको इन फार्मूले का मतलब समझ में आया। आपको यह भी समझ में आया कि चार्ज का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों पड़ता है, क्योंकि चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंजमेंट से। इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए चार्ज का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे पड़ेगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर नहीं पड़ेगा। राइट। मैं इसी पेज में 2 सवाल और कराना चाहता हूं, इसलिए मैं फार्मूले को रब कर दे रहा हूं। आपने लिख लिया होगा। चल बेटा, अगला सवाल आप वीडियो को पॉज करके करेंगे। वीडियो को पॉज करके करिएगा। NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताने जा रहा हूं। पीछे वाले पेज पर आपने देखा था नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, मास नंबर 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 होते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन, सभी के एटॉमिक नंबर को जोड़ो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। बच्चों +1 लगा तो -1 कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। 7 + 4 11 और 11 में से 1 चला गया 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। राइट। प्रोटॉन, सिर्फ एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आंसर कितने प्रोटॉन्स आ गए? 11। राइट। न्यूट्रॉन निकालना है, पहले मास नंबर जोड़ो। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 प्लस हाइड्रोजन का तो मास नंबर भी 1 ही होता है। अब इसमें माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर को। नाइट्रोजन का 7 है और हाइड्रोजन का तो बेचारे का 1 ही होता है। 14 + 4 18, 7 + 4 11, 18 में से 11 गया, कितना बचेगा? 7। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है और 7 न्यूट्रॉन्स है। राइट। चल, अगला एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, फिर वीडियो को पॉज करके आपको करना है। अगला बच्चों मैंने दिया, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, पोटेशियम 1939। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स बताइए, प्रोटॉन्स बताइए,
और न्यूट्रॉन्स बताइए। पोटेशियम में बताना है, इसको यहां क्यों लिख रहे हैं, लिखने को लिख दो, यहां लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पोटेशियम एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, तो यहां पे समेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, इसी का एटॉमिक नंबर और इसी के चार्ज का इस्तेमाल करना है, समेशन का तो मतलब बनता ही नहीं है। समेशन का मतलब जोड़ना होता है, और जोड़ते कब है, जब बहुत सारे एटम उसके अंदर होते हैं। ये अकेला एटम है, इसी का एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। आइए, इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, चार्ज तो कोई है ही नहीं, तो प्लस माइनस तो कुछ करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर 19। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, 19 एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन्स बराबर मास नंबर 39 माइनस एटॉमिक नंबर 19, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20। बात बच्चों क्लियर हो रही है? हाँ, तो इस सवाल से मैं आपको बताना चाहता था कि समेशन शब्द तब यूज करते हैं जब बहुत सारे एटम्स उसके अंदर हो। अगर सिंगल एटम है तो काहे बात का समेशन, किस बात का जोड़ना, सिंपल उसी के एटॉमिक नंबर को लिख देते हैं, प्लस माइनस चार्ज कर देते हैं। क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो प्लस माइनस तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, आई होप आपका सही गया होगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और करा देते हैं इसी के ऊपर, मान लीजिए यहां पे करा देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल। चलिए बताएंगे, मैंने आपको दिया ये सल्फाइड, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, प्रोटॉन्स बताने हैं और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। आप पीछे वाले पेज से देख सकते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 था, मास नंबर 32 था। अब देखना, ये स्पीसीज भी एटॉमिक है, सिंगल एटम से मिलकर बनी है, तो समेशन का तो यूज करेंगे नहीं, सिंपल इसी का एटॉमिक नंबर यूज कर देंगे। -2 है तो +2 कर देंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर ओके 16 प्लस माइनस चार्ज, -2 है तो +2 करेंगे, आंसर कितना आ गया 18। प्रोटॉन्स बराबर सिंपल एटॉमिक नंबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स बराबर मास नंबर कितना है 32 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 16, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 16। ओके, तो आई होप आप इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलो सुनो बेटा, आपके सामने ये 4 एग्जांपल लिखे हैं। अब जरा ध्यान देखा बेटा, अगर आपकी स्पीसीज न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है। हां बिल्कुल, जब तुम न्यूट्रल हो तो जितना तुम्हारे अंदर निगेटिव होगा उतना ही तुम्हारे अंदर पॉजिटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल होगे। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रल स्पीसीज जितनी होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है। अब बात करते हैं, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो एनायन है, तो मेरे भाई अगर तुम निगेटिवली चार्ज हो तो तुम्हारे पास नेगेटिव ज्यादा होगा। नेगेटिव ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है। ठीक, अब मान लो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा। ये देखो, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है 11, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है 10। दैट्स इट। तो न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, एनायनिक स्पीसीज में नेगेटिव का नंबर ज्यादा होगा और कैटायनिक स्पीसीज में
प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा। राइट, तो आइए हम लोगों ने जो ये सीखा इसको लिखवा दिया जाए। मैं इसको हटाना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं किनारे जाया करूं, आपको लिखने में आसानी रहेगी। आइए, तो अब मैं अपने स्टूडेंट को कुछ नोट लिखवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, 5000 का नोट है, आराम से लिखना। नोट नंबर 1 क्या? फॉर न्यूट्रल स्पीसीज जिस पर कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोटॉन्स। राइट, राइट बेटा। फॉर एनायनिक स्पीसीज, एनायनिक का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला कम होगा। एनायनिक का मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक। एंड फॉर कैटायनिक स्पीसीज, कैटायनिक स्पीसीज, कैटायनिक का मतलब बच्चों बोलो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले का नंबर ज्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहला पॉइंट आपने देखा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताया तो करो। थोड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बताया जरूर करो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आप जानते हैं बच्चों, प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम क्या होता है? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट, only element having no neutron। फील करो, रटना नहीं है, कोई रटना नहीं है, खुद देखो। प्रोटियम दैट इज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन पॉसिबल नहीं है। आप खुद देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर? चार्ज तो कोई है नहीं। प्रोटॉन्स कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर? और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बराबर 0। क्लियर? तो प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ध्यान से देखिए, इस प्रोटियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर आपस में बराबर है। ओके, चलिए 2 पॉइंट के बाद नोट नंबर 3 की तरफ मैं जा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, चलिए नोट नंबर 3 बच्चों, नोट नंबर 3 है एनसीईआरटी से आइसो। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अब आइसो के आगे जो आप लिख दोगे वो चीज सेम हो जाती है। ठीक, जैसे फील करिए, फील करिए, जैसे आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फील करो। तो आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है हम लोग उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
ठीक है, जैसे देखो बेटा हमने दिया फ्लोराइड, नियन और मान लो हमने दे दिया Na+। ठीक, अब ध्यान से देखना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पीछे जाकर आप देख लो 9 होगा, नियन का पीछे देखो 10 होगा, सोडियम का 11 होगा। हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, मास नंबर का तो कोई यूज होगा नहीं। ठीक, निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो। एटॉमिक नंबर 9 है, -1 लगा तो +1 कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। यहां निकालिए इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 10 है, चार्ज तो कोई है नहीं तो प्लस माइनस तो करेंगे नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। यहां इलेक्ट्रॉन निकालिए। एटॉमिक नंबर 11 है, +1 है तो -1 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। ओके, तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों आपने फील किया होगा कि सिंगल एटम है तीनों में, इसलिए समेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपली उनके एटॉमिक नंबर रखेंगे और प्लस माइनस चार्ज कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए और देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, कुछ भी ले लीजिए, Cl- ले लीजिए और S-2 ले लीजिए और आप कैल्शियम +2 ले लीजिए, आप आर्गन ले लीजिए। पीछे जाकर देख सकते हैं आप, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, सल्फर का 16 था, कैल्शियम का 20 था, आर्गन का 18 था। पीछे जाकर देख लो। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने, मैं डायरेक्ट काम करूंगा। एटॉमिक नंबर 17 है, -1 है तो +1 कर देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर 16 है, -2 है तो +2 कर देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर 20 है, +2 है तो -2 कर देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर 18 है, चार्ज तो कोई है नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये चारों भी बच्चों आपस में क्या हो गए हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए भाई और देखें हम लोग, और देखें, जैसे और अगर हम लोग देखें मैं तो बना सकता हूं। मैंने पूछा, चलिए एक सवाल और बना देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक करें। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल मैं इसको लाने जा रहा हूं। तीसरा एग्जांपल मैंने दिया, चलिए CO2 एंड N2। मैंने पूछा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चलिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बच्चों बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने हैं तो समेशन का इस्तेमाल होगा, कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक, पीछे जाकर देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 2 16, 16 और 6 22। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकालिए। 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ऑक्सीजन का 8, प्लस माइनस नहीं करेंगे। 7 2 14, 14 और 8 22। आप देखिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, ये दोनों स्पीसीज भी आपस में क्या होंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। राइट बेटा, चलिए आगे चले। चलिए आप कंटिन्यू लिखिएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल, फिर ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। दूसरा आइसो है बच्चों, आइसोटोप। दूसरा है बच्चों आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो।
एटॉमिक नंबर मतलब नीचे वाला नंबर, पैरों के पास लिखा नंबर सेम हो। जैसे देखिए मैंने दिया 5b10 एंड 5b11। आप देखिए ये बोरॉन के दो आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर देखिए दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होता है अलग। बच्चों में एक बात वर्बली आपको बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से कॉपी में हिंदी में लिख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर, क्या बोला, एटॉमिक नंबर सिंबल को डिसाइड करता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उस एलिमेंट का सिंबल भी सेम होगा। ध्यान रखिएगा, मास नंबर कभी भी सिंबल को डिसाइड नहीं करता। अगर किसी का सिंबल पहचानना है तो एटॉमिक नंबर को देखना पड़ेगा। हमने बोला एटॉमिक नंबर 6, तो गारंटी है बच्चों वो एलिमेंट कार्बन ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने बोला मास नंबर 14, तो अब तुम डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके नहीं बोल सकते कि ये नाइट्रोजन होगा या ये कार्बन होगा। हां, मास नंबर 14 यूजली नाइट्रोजन का होता है, लेकिन कार्बन का भी हो जाता है। वो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है 6C14। हटाइए उस चीज को। तो मैं कहना चाहता हूं एटॉमिक नंबर दो लोगों के कभी भी सेम नहीं हो सकते। मास नंबर सेम हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर दो लोगों के कभी सेम नहीं हो सकते। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एक्चुअली में वो एक ही एलिमेंट होगा। ये भी बोरॉन है, ये भी बोरॉन है, राइट। और देख सकते हैं क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37। आप देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ये दोनों आपस में आइसोटोप हैं। चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए सिंबल भी क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों एक ही एलिमेंट है, राइट। एक एग्जांपल और बताना चाहेंगे इसका, मैं ऊपर रब करने जा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। चल हम लोग आइसो पढ़ रहे हैं। अगला एग्जांपल बच्चों इसमें लेंगे हम प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। नाम भी लिख दे रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आप देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंबल भी सेम होगा। हां, ये तीनों हाइड्रोजन के ही एलिमेंट हैं, HHH। ठीक है, सुना बच्चों। ये जो ड्यूटीरियम होता है बच्चों 1H2, इसको हम लोग कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी लिखकर आ जाता है 1D2। और ट्राइटियम बच्चों इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है। ड्यूटीरियम का जो मास है वो प्रोटियम से जस्ट डबल होता है, इसीलिए ड्यूटीरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन। ट्राइटियम की चर्चा कभी नहीं होती बच्चों, क्योंकि ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा को इमिट करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये 3 एग्जांपल आइसोटोप के आपने देखे, बोरॉन, क्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ड्यूटीरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं एंड ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव अनस्टेबल। ओके बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसोटोप हो गया। आगे चले, चले हटाते हैं इसको। ठीक है, हटाते हैं। आइसो में बच्चों अगला है आइसोबार।
आइसोबार बच्चों उन्हें कहते हैं जिनका मास नंबर सेम हो। क्या सेम हो? मास नंबर सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, ऊपर वाला नंबर सेम हो। जैसे आर्गन 18, 40 और कैल्शियम 20, 40। आप देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम। आइसोबार, चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सिंबल भी डिफरेंट होंगे। हां, इसका सिंबल AR आर्गन का ये एटम है, इसका सिंबल CA कैल्शियम का ये एटम। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सिंबल भी डिफरेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोबार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोन। आइसोटोन बच्चों उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो। किसका नंबर सेम हो? न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो, उन्हें हम आइसोटोन कहते हैं। ऐसे याद रखा करो, टोन में आता है N, तो आइसोटोन ना N, न्यूट्रॉन जिसमें सेम होगा उसे हम आइसोटोन कहते हैं। ओके, जैसे देखो बेटा, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, ये ले लेते हैं, पोटेशियम ले लिया और यहां पे ले लिया कैल्शियम। आप देखिए, ध्यान देना बेटा, ना एटॉमिक नंबर सेम है, ना मास नंबर सेम है, ना आइसोटोप है, ना आइसोबार है। तो आओ चेक कर लें, कहीं ये साले आइसोटोन तो नहीं है। चलो देखो, न्यूट्रॉन निकालो, सिंगल एटम है, समेशन का तो कोई मतलब नहीं है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने न्यूट्रॉन्स? 20। यहां न्यूट्रॉन्स निकाल लो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने न्यूट्रॉन्स? 20। आप देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोटोन होंगे। दैट्स इट। ओके बच्चों, आइसोटोन क्लियर हो गया। अच्छा, आपको मैं एक लर्निंग ट्रिक देता हूं। आइसोबार, बार मतलब भार, भार भार, और भार मतलब परमाणु भार, एटॉमिक मास। फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। आइसोबार, बार मतलब भार, भार भार मतलब मास, एटॉमिक मास से। दैट्स इट। तो आइसोबार में एटॉमिक मास ऊपर वाला सेम, तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर नीचे वाला सेम। आइसोटोन ना न्यूट्रॉनों का नंबर सेम। ठीक, एक लास्ट बच्चों है, एक लास्ट बेटा है, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, उन्हें बच्चों हम लोग आइसोडाइफर कहते हैं। बहुत आराम से याद कर सकते हैं, डाइफर से आपका बन जाएगा डिफरेंस। डाइफर से क्या बना? डिफरेंस। तो डिफरेंस सेम, उसे हम लोग कहेंगे आइसोडाइफर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए, बना देते हैं ऐसे ही, कोई याद नहीं करने होते एग्जाम्पल आपको। ये दिया और ये दिया, देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप नहीं होगा। मास नंबर डिफरेंट है, आइसोबार नहीं होगा। आइए चलते हैं आइसोडाइफर निकालने के लिए पहले न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितना आएगा? 4। 13 में से 9 गया 4। ठीक, इसका न्यूट्रॉन्स निकालो, मास नंबर माइनस एटॉमिक, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4। आप देखिए
न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोन भी नहीं होंगे। अच्छा, प्रोटॉन निकाल लीजिए, इसके 90 होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, इसके प्रोटॉन 92 होंगे। ठीक, ना आइसोटोप है, ना आइसोबार है, ना आइसोटोन है। तो अब निकाल कर देखिए आइसोडाइफर की कंडीशन 144 माइनस 90 54 आया। ठीक, यहां पे निकालिए n माइनस पी, कितने न्यूट्रॉन है 146 और कितने प्रोटॉन है 92। 6 में से 2 गया 4 और 14 में से 9 गया 5। ये देखिए हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, आइसोडाइफर हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। राइट बेटा, चल तो आई होप हमारे स्टूडेंट को ये पूरी थ्योरी जो है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर हो गई है तो आइए चलें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, पढ़ाते समय मैंने बहुत ही विशेष पॉइंट वर्बली मुंह जबानी बोल दिया कि सिंबल एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, मास नंबर डिसाइड नहीं करता। अगर एटॉमिक नंबर किसी के सेम है तो इसका मतलब है वो दोनों एक ही एलिमेंट हैं, उन दोनों के सिंबल सेम होंगे। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, समराइज करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। हमने देखा एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम शब्द आया है ग्रीक के शब्द अल्फा टोमियो से। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, एक सिंबल बनाते हैं, नीचे वाले नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये छोटा होता है, सिंबल को डिसाइड करता है। ऊपर वाले नंबर को मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा डिस्कवरर के नाम देके, ईंट पर नाच मुआ पानी पर नाचता है। चार्ज और मास हम लोगों ने देखा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा। इसके बाद कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। प्रोटॉन्स में चार्ज का कोई रोल नहीं, न्यूट्रॉन्स में भी चार्ज का कोई रोल नहीं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, चलिए अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो अब हम लोग चल रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। आइए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला मेरे से देखिए, फिर दूसरा वीडियो को पॉज करके करिएगा। ए बाइवेलेंट कैटायन possess 24 इलेक्ट्रॉन, फाइंड इट्स सिंबल। अगर सिंबल आपको बताना है तो आपको एटॉमिक नंबर पता लगाना पड़ेगा। आगे करते हैं। बड़ा बाइवेलेंट का मतलब 2 यूनिट, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। माना इसका सिंबल है एक्स, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है 24। हमें सिंबल बताना। अब देखो, हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस 2 है तो -2 कर देंगे। बताइए, समेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंगल एटम है, समेशन की जरूरत ही नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस 2 लगा तो -2 कर दिया। तो यहां से एटॉमिक नंबर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 24 प्लस 2 दैट इज 26। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी, मैंने एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की जो लिस्ट लिखवाई थी उसमें आयरन नहीं था। 26 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। मैं पहले ही बोल चुका हूं 2 लोगों के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंबल भी सेम होगा।
अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो गारंटी है इसका सिंबल होगा आयरन +2। दिस इज योर आंसर। खत्म। बाइवलेंट का मतलब 2 यूनिट, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। आपने इस प्रकार से इसका सिंबल बना लिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। अच्छा, अगर सिंबल पता करना है तो आपको एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। +2 है तो -2 कर दिया, -2 को उस तरफ ले जाइए तो Z बराबर आ गया इलेक्ट्रॉन +2, 26। 26 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, सो द सिंबल इज Fe+2। ये वाला पॉज करके आपको करना है, मैं बताने जा रहा हूं। ए टेट्रावेलेंट मतलब 4 यूनिट, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। मान लिया ये होगा, पजेस 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। आपको इसका सिंबल बताना है। सिंबल का मतलब आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। आपने फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो यहां से एटॉमिक नंबर आपका आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 में से 4 गया 6। और बच्चों एटॉमिक नंबर 6 इस धरती पर एक ही एलिमेंट का हो सकता है जो है कार्बन। तो ये रहा इसका, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया। दिस इज योर आंसर। ओके, तो कभी भी सिंबल आपसे पूछा जाए आप एटॉमिक नंबर को पकड़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का एक ही हो सकता है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो X क्या होगा? कार्बन होगा। तो इसका सिंबल बन गया C। -4 लगा था, -4 लगा दिया। ये एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है जो वहां से आया है। ओके, सिमिलरली देखिए एटॉमिक नंबर 26 है तो आयरन होगा, सिंबल बन गया Fe। +2 पहले था तो +2 लगा दिया और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया 26। समझ में आया सवाल? ओके, आगे चले। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमने क्या किया है, पहले हम लिखना चाहेंगे। न्यूट्रॉन के मास को डबल किया है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ। प्रोटॉन के मास को हमने हाफ किया है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डबल। इलेक्ट्रॉन के मास को हमने डबल किया है। और ये सब काम हमने किसके अंदर किया है? ये सब काम हमने कार्बन 12 के अंदर किया है। देन कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन एटॉमिक मास। हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एटॉमिक मास का, तो बहुत ही सिंपल है। पहले एटॉमिक मास कितना था वो निकाल लो, ये चेंजमेंट करने के बाद में एटॉमिक मास कितना हो गया ये निकाल लो। उसके आगे परसेंटेज इंक्रीज हम आपको बता देंगे। ठीक, सुनते रहना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। आपको याद होगा -1E0 लिखा था हमने यहां। इसका जो मास है वो इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के कारण होता है, और न्यूक्लियस का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। आइए सबसे पहले बात करते हैं चेंजमेंट के पहले एटॉमिक मास कितना होगा। तो चेंजमेंट के पहले एटॉमिक मास होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, देखना बेटा, न्यूट्रॉन कितने हैं?
12 में से 6 गया, 6 न्यूट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास हम अगर 1 लिख दें, एएमयू वाला लिख देते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों अपनी कैलकुलेशन को टफ कर रहे हो? हमने सिंपल यूनिटफाइड वाला मास लिख दिया, एएमयू वाला मास लिख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है? 6। एक प्रोटॉन का मास 1 एएमयू, तो शुरू में एटॉमिक मास कितना आ गया? 12। 12 तो आना ही था, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास नंबर के बराबर ही होता है, तो 12 तो आना ही आना था। अच्छा, जगह नहीं है, मैं इस तरफ कर रहा हूं। बाद में एटॉमिक मास क्या होगा? सुनना बच्चों, तरीका तो वही रहेगा निकालने का, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, तरीका तो वही रहेगा। अब देखना, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास में इंक्लूड नहीं होता, इग्नोरेबल है, छोड़ देते हैं उसको। कितने न्यूट्रॉन है? 12 में से 6 गया, 6। अब सुनना, हमने न्यूट्रॉन की मास को डबल कर दिया। पहले अगर 1 एएमयू था तो अब 2 एएमयू हो गया, प्लस कितने प्रोटॉन है? 6। प्रोटॉन का मास जो 1 एएमयू होता है हमने हाफ कर दिया, तो 1/2 एएमयू हो गया। तो बच्चों बाद का एटॉमिक मास कितना आया? 6 2 12, 12 और 3 15। एएमयू लिखने को आप यहां पर एएमयू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने पूछा परसेंटेज इंक्रीज। बच्चों तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? पहले 12 था, अब 15 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट हुआ 15 - 12 का। ये तो आ गया इंक्रीमेंट, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। जब भी बच्चों परसेंटेज निकालते हैं तो इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इनिशियल वैल्यू है 12 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ गया? 3, 15 में तो 12 गया, 3, 3 चौको 12 और 4 से ये कटेगा 25। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ गया 25%। दिस इज योर आंसर। ओके, बात समझ में आ रही? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इन्होंने बनाया था कि न्यूट्रॉन के मास को डबल किया है, प्रोटॉन के मास को हाफ किया। ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का मास एटम के मास में काउंट नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 कर देते हैं, 0 एएमयू। बात नंबर 2, आप एएमयू वाले इनके मास को रखो तो भी आंसर वही आएगा। यहां पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम करते तो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट 25% ही आता। हां, अगर आपने 1 रखा है, एएमयू में रखा है, तो ये एटॉमिक मास आपका एएमयू में आया। अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम रखते तो यहां पे आंसर किलोग्राम में आता। सॉल्व करने के बाद आंसर तब भी कितना आता? 25%। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जगह नहीं है, मुझे वो वाला सवाल सॉल्व करना है। करें? चल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला, ये एनसीईआरटी का सवाल है। आई, मैं इसको रब करना चाहूंगा बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बस जिसने लाइन समझ ली उसको आ गया। एन यूनिवेलेंट मतलब 1 यूनिट, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अच्छा, मान लिया ये है। अच्छा, एटॉमिक मास 37 है। चलो भाई, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर ऊपर लिखते हैं, वो यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे चार्ज लिखा है तो मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, पजेस, आप सुनना, पजेस 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। समझो 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 समझो, छोड़ो 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 छोड़ो। मैंने कहा राम है, गीता है,
राम के पास 100 रुपए हैं। मैंने कहा गीता के पास राम से 50% ज्यादा रुपया है। तो आप बताओ गीता के पास कितना रुपया हुआ? गीता के पास 50% ज्यादा रुपया है। तो राम के पास जो रुपया है वो तो गीता के पास है ही है, और इसका 50%, तो 100 का 50% और ज्यादा है। तो गीता के पास कितना रुपया आ गया? 150 रुपया। मैंने बोला राम के पास जितना रुपए है गीता के पास उससे 50% ज्यादा रुपए है। तो राम के पास जो रुपए है वो तो गीता के पास होगा ही होगा, और उसका 50% और होगा। 100 से 100 कट गया, 100 + 50 150 रुपए। समझ में आई बात? और देखेंगे और देखेंगे। मैंने बोला मदन शकील, मैंने बोला मदन के पास 50 रुपए है और शकील के पास मदन से 11% ज्यादा रुपया है। तो शकील के पास कितना रुपए होगा? सुनना, मदन के पास जो रुपए है वो तो शकील के पास है ही, और 11% ज्यादा, तो 50 का 11%, 50 दूनी 100, तो शकील के पास कितना रुपया है? 55.5 रुपया। क्या आप ये लैंग्वेज समझ में आ पा रही है आपको? ठीक, अगर आ गई है तो अब जरा देखिए वो कर रहे हैं सवाल। सवाल है इसके पास 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। सवाल कह रहा है कि इसके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से 11.1% ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर तो होगा ही होगा, और इनके नंबर का 11.1% ज्यादा है। बस बच्चों, जिसको यह समझ में आ गया वो इस सवाल को आराम से कर सकता है। ओके, न्यूट्रॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से 11.1% ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो इसके पास होगा ही होगा, और उसका 11.1% और होगा। ठीक है, आपको बच्चों इसका सिंबल बताना है, और सिंबल का मतलब होता है हमें एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। कहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, -1 है तो +1 कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर +1 इंटू 11.1%। ओके बच्चों, आपको ये सॉल्व करना है। 37 - z बराबर, ओपन करिए, z +1, 100 से डिवाइड करेंगे 0.111, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आएगा? 0.111z प्लस 0.111, राइट। ओके बेटा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस z को उधर ले जाते हैं और इन वैल्यू को इधर लेके आते हैं। चलिए 37, 1 और प्लस 0.11 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 1.111 बराबर, माइनस का z उस तरफ जाएगा, प्लस का z, तो z प्लस z 2z, और 2z में आप ये जोड़ेंगे तो 2.11z आएगा, राइट। इसको हटा दे रहे हैं, कैलकुलेशन है बच्चों। 37 में से इसको माइनस कर दीजिए, और उसमें बेटा मैं डाइट कर दे रहा हूं, समय बर्बाद नहीं करना मेरे को। 37 माइनस 1.111 डिवाइड बाई 2.111, बच्चों 17 आ गया। तो z की वैल्यू बच्चों आ गई 17, और अगर z की वैल्यू 17 आ गई तो इसका सिंबल क्या होगा? Cl -1। 17 इज द एटॉमिक नंबर,
मास नंबर 37. सो दिस इज योर आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी का ये सवाल था, इसकी पूरी जो इसका जो पूरा पॉइंट है वो ये था, जिसको ये पॉइंट समझ में आ जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 11.1% ज्यादा है. न्यूट्रॉन का फार्मूला उसके नीचे, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला इसके नीचे. सॉल्व करके आपने जेड निकाला, जेड आ गया 17. 17 का मतलब होता है क्लोरीन. ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं. एक आखिरी सवाल, अच्छा दो आखिरी सवाल है, आइए देखते हैं. सवाल क्या है? इन विच वन ऑफ फॉलोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन. सुना, प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, अच्छा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सुनो बच्चों, देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिलेशन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये न्यूट्रल होगा, कैटायन होगा या एनायन होगा, परंतु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिलेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं क्या होगा. चूंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, मतलब आंसर एनायन होगा. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा. चलिए करके देख लेते हैं. आइए पहले OH माइनस में देखते हैं और फिर S. अब मैं करूंगा डायरेक्ट. चलिए पर सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रॉन. एक से ज्यादा लोग हैं, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 8 और 1 9, -1 है तो +1 करेंगे 10. अब मैं करूंगा डायरेक्ट, राइट. प्रोटॉन सिर्फ एटॉमिक नंबर को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, ठीक है. न्यूट्रॉन मास नंबर 16 और 1 17, माइनस एटॉमिक नंबर 8 और 1 9. तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 17 में से 9 को हटाएंगे, 8 बचे. ठीक है, इसमें आइए. इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 16 होता, -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा 18. प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर. न्यूट्रॉन, सल्फर का मास नंबर 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है. न्यूट्रॉन कितने आ गए? 16. अब देखिए, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा होनी चाहिए. प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है, जबकि यहां प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर है. तो हमारा आंसर क्या होगा? OH माइनस. तो इस प्रकार से देखिए कैसे दिमाग लगाया. चूंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा था, मतलब ये एनायनिक स्पीशीज होगी, तो ना पहला हो सकता ना दूसरा हो सकता. या तो आंसर थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा. अब क्या करें, आपने नंबर निकाल कर देखे. OH माइनस में प्रोटॉन का नंबर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन से ज्यादा है, जबकि यहां पे प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के बराबर है. इसलिए C इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगा चार्ज अपॉन मास रेशियो कैसे निकालेंगे. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम. अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा कूलम पर किलोग्राम में. और अगर आप इसको ग्राम में बदल दें तो आंसर आ जाएगा कूलम पर ग्राम में. किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप देखो बेटा, जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.758 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम. दिस इज द आंसर.
ध्यान रखिए, मैंने कूलाम पर ग्राम में निकाला। अगर आपको कूलाम पर किलोग्राम में निकालना होता तो इसको नहीं करते, इसमें आ जाता। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कूलाम पर ग्राम में निकाला है मैंने। अच्छा, ये सवाल कराने का बच्चों रीजन ये था कि मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेटेड बाई जे टॉमसन। जे टॉमसन ने चार्ज और मास का रेशियो निकाला था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। चार्ज टू मास रेशियो जे टॉमसन ने कैलकुलेट किया था, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। बच्चों, इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। मिलते हैं फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।